Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre. I'm your quant teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW. तो दोस्तों अभी आपने इनमैट के कुछ हमारे बेहतरीन लेक्चर्स देखे जहाँ पर हमने इनमैट की वो वैरायटीज़ कवर करी थी जो भी आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। सेम उसी तरह गाइस क्वांट्स में तो आपको पता है इनमैट हो, स्नैप हो, सीमैट हो, सीईटी हो, कैट हो, जैट हो, सबका सिलेबस से में लेवल ऑफ डिफिकल्टी फ़र्क होती है। तो सिलेबस वाइज तो यार हमने देखो अपना फाउंडेशन कवर किया ही है। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पहले तो फाउंडेशन आना ज़रूरी है। तो फाउंडेशन अपने यूट्यूब चैनल पर है, वहाँ से आप फाउंडेशन के सारे लेक्चर देखना। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आप ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हो, फाउंडेशन देख चुके हो, पेड बैच अटेंड कर चुके हो, तो बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी में क्या फ़र्क होता है वो जानने के लिए ही तो हम ये सीरीज़ लाए हैं। जैसे इनमैट में हमने वो क्वेश्चंस कराए थे जो इनमैट लेवल के थे, बाकी सिलेबस तो वहाँ पर भी वही था, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, उनमें भी जो टॉपिक्स आते हैं, सब टॉपिक्स, ज्योमेट्रियन, सब सब वो हमने देखा था। उसके बाद गाइज आज स्नैप की इसमें भी हम देखेंगे कि वो लेवल जो स्नैप के लिए है। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन इस सीरीज में यानी कि आज के सेशन में आपको वो भी मिलेंगे जो एक्चुअल स्नैप के क्वेश्चन है, बराबर। तो डेफिनेटली आज हमारा फोकस वही होगा कि स्नैप लेवल के क्वेश्चन कराना, बाकी सिलेबस वाइज तो सेम है। तो आपको पहले से अगर कॉन्ट आता है तो बस ये अल्टीमेटम इसलिए दे रहा हूँ स्टार्ट करने से पहले कि पहले से कॉन्ट आता है तो बिल्कुल स्टार्ट से ये लेक्चर देखो और खुद कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, पॉज करके नहीं आने पे वीडियो देखना। और अगर मान लो कि आपको ये सेशन मतलब ये बिल्कुल भी आप अभी से स्टार्ट करो, सर कैट तो हमारा फोकस था ही नहीं, हम तो पहले से ओमेट्स ही कर रहे थे, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपने पहले हमारे फाउंडेशन की वीडियोस देखना जो इस चैनल पे, फिर गाइज इस सीरीज पे आ जाना। तो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा है लेक्चर नंबर 1 जहाँ पे हम स्नैप के क्वेश्चन करेंगे। तो सीधी बात, नो बकवास, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ वाटर इन ml दैट शुड बी एडेड टू रिड्यूस द 9 ml लोशन। तो गाइज एक 9 ml का लोशन है, यानी एक लोशन है जिसकी क्वांटिटी आपको 9 ml बोल दी है, ठीक है। तो 9 ml के लोशन में वो आपको वाटर ऐड करने की बात कर रहा है और वही पूछ रहा है कितना ml ऐड करूं। अमाउंट ऑफ ml मैंने x ml मान लिया। देखो अब आपको शायद ये देखते हुए क्वेश्चन को पढ़ना थोड़ा सही से लगेगा कि हाँ बराबर मैच हो रहा है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन ml, देखो अमाउंट ऑफ वाटर इन ml जो मैंने x मान लिया, ठीक है, ये मैंने x मान लिया, शुड बी एडेड टू रिड्यूस द 9 ml लोशन। तो पहले तो ये इसमें ऐड करना है, किसमें, लोशन में, जिसकी क्वांटिटी 9 ml है। और अब वो बात कर रहा है रिड्यूस करने की, क्या रिड्यूस करना है, कंटेनिंग 50% अल्कोहल। तो गाइज ये लोशन में 50% अल्कोहल की मात्रा है अभी, है ना, और उसको रिड्यूस करके टू अ लोशन कंटेनिंग 30% अल्कोहल। तो गाइज इन दोनों को मिक्स करके मुझे एक नया लोशन बनाना है जिसमें 30% अल्कोहल है। गाइज ये प्योर क्वेश्चन किसका बन गया, अगेन जो पहले से चीज़ों को जानते हैं उनको देखते क्लियर हो जाएगा, सर यार ये तो एलिगेशन का क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का, राइट। जिसको नहीं पता वो डेफिनेटली प्लीज़ एक बार फाउंडेशन की वीडियोस देखो। तो सिंपल सी बात है यार, पहले हमारे पास जो लोशन था उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था अल्कोहल का 50%, और अगर उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना है, थोड़ा सा न्यूट्रल करना है तो उसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो वाटर हमने ऐड किया x ml, वही पूछा है कितना ml ऐड करना चाहिए इस 9 ml लोशन में जिसमें 50% अल्कोहल है। तो दैट इन दोनों के मिक्सचर से यार वाटर ऐड होने से डाइल्यूट हो जाएगा और वो अल्कोहल का जो परसेंट है वो रिड्यूस होकर 30% बन जाएगा। और सर तो यहाँ अल्कोहल परसेंट है, यहाँ अल्कोहल परसेंट है, तो यहाँ भी अल्कोहल परसेंट चाहिए ऑफकोर्स। तो वाटर में अल्कोहल कितना होता है भाई, 0 होता है ना, खत्म। तो दैट्स इट। अब इससे हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का क्रॉस सब्ट्रैक्शन ले लो, आपको रेशो मिलेगा कि किस रेशो में दोनों को मिक्स करना है। तो 30 माइनस 0 30, हमेशा सब्ट्रैक्शन लेते समय बड़ा माइनस छोटा, अगेन बड़ा माइनस छोटा 20। तो ये मिला गाइज वो रेशो, ये होती है एलिगेशन ट्रिक जिससे हमें सीधा इन दोनों को किस रेशो में मिक्स करना है वो आइडिया आ जाती है। तो यार ये ओरिजिनल लोशन और वाटर को हमें मिक्स करना है 3:2। तो ये 3 मतलब 9 के बराबर है, तो ये 2 किसके बराबर हो गया ना यार, ये 3 अगर 9 के बराबर है यानी इनटू 3, 3 टाइम्स ना, तो ये 2 भी किसके बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर, 6 ml इनटू 3 करते हुए, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर गई कम का। कोई भी दिक्कत, एकदम आसान इजी क्वेश्चन। तो 3 अगर 9 है यानी कि 3 टाइम्स, तो 2 का भी 3 टाइम्स ले लो, बराबर कितना मिलेगा आपको, 6, है ना। सो आपको लोशन और वाटर का रेशियो 3:2 मिला है। लोशन 9 है, वाटर x है, आप चाहे तो इस तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी x निकाल लेना, आपको 6 ही आंसर आएगा। तो गाइस देखो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। तो इसमें सिंपल आपको बोला गया है अंगद वाज कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच द एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन। सो टोटल ऑब्जर्वेशन उसने जो दे दिए है वो कितने दे दिए है, 11, और उनका एवरेज उसने आपको दे रखा है 90। अब गाइज ये देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है, एवरेज 90 है, बट उसके अब अलग अलग ग्रुप हो रहे थे। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, पहले 5 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है गाइज वो 87 है। लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है, ठीक है, इसको आप N2 बोलो N3 बोलो जो भी है, ठीक है, वो हम देख लेंगे बाद में,
वो आपको 84 दिया है। लेकिन अगर आप ठीक से देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है, उसमें से उनका सबका एवरेज आपको दे रखा है, लेकिन जब उनके टुकड़े किए छोटे छोटे तो फर्स्ट 5 लास्ट 5, यानी अब तक 10 का ही हिसाब हो रहा है, यानी एक बच गया। और वो एक कौन सा बचेगा आप ही बताओ। अगर मैं 11 ऑब्जर्वेशन यहाँ लिख दूँ गाइज, तो ये हुए फर्स्ट 5, ये हुए लास्ट 5, तो जो बचता है वो कौन सा बचता है, 6th ऑब्जर्वेशन। ये 1 से 5 फर्स्ट 5 और 7 से 11 लास्ट 5, तो 6 ऑब्जर्वेशन बचाएगा। इस क्वेश्चन ने देखो वही बोला है, व्हाट इज द मेजर ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन। तो जो एक ऑब्जर्वेशन बचा है गाइज, उसी का मेजर, उसी की वैल्यू पूछी है। तो हम उस एक ऑब्जर्वेशन जो बचा उसका एक अलग ग्रुप बना देते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप n1 x1 बार, ये सेकंड ग्रुप लेट से n2 x2 बार, है ना, और ये थर्ड ग्रुप लास्ट 5 का n3 x3 बार। और ये देखो, ये जो सिंगल ऑब्जर्वेशन का हमने ग्रुप बनाया है वो ही है वो सिक्स ऑब्जर्वेशन जो हमें फाइंड करना है, और वो मैं x मान लेता हूँ गाइस। क्योंकि सिंगल वैल्यू, जैसे 5 का आप अगर एवरेज निकालो तो इन पांचों का एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट 5 करोगे तब 84 मिलेगा। सेम इन 11 ऑब्जर्वेशन में सबका एडिशन डिवाइड बाय 11 करोगे तो ये एवरेज मिलेगा। बट सिंगल वैल्यू में आप अगर एवरेज निकाल रहे हो तो सिंगल वैल्यू का एवरेज वो वैल्यू इटसेल्फ होती है। तो यहाँ एक ही वैल्यू है, तो जो इसका एवरेज आपने लिया है वही उसका आंसर है, वही उसकी वैल्यू रहेगी। तो 6 ऑब्जर्वेशन का एवरेज, जो ये एक ही ग्रुप बन रहा है यहाँ एक ही वैल्यू का, उसका एवरेज जो मैंने माना है ना x, वही उसका आंसर है, वही 6 ऑब्जर्वेशन की एक्चुअल वैल्यू है। सो हो गया गाइज। आपको पता है जब एक बड़े से ग्रुप के छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हो, ये कंबाइन एवरेज का क्वेश्चन बन जाता है। तो कंबाइन एवरेज, ये कंबाइन एवरेज मतलब क्या, तीनों ग्रुप मिला के जो एवरेज दिया है 90, वही कंबाइन एवरेज है, जिसका फॉर्मूला n1 x1 बार, n2 x2 बार एंड n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। चलो अब यार कंबाइन एवरेज यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, कंबाइन एवरेज 90 वैल्यूज रख देना है। n1 है आपका 5 इंटू 87 प्लस n2 है 1 इंटू एक्स और n3 है 5 इंटू 84 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 कितना हुआ 11, 11 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 990। तो देख लो अब ये 587 ये हो गया 535 एंड 435, फिर 1x एंड 420। गाइस अब बस आपको x निकालना है, 11 तो आप ऑलरेडी उधर मल्टीप्लाई कर चुके थे, तो ये हुआ 855 और 855 अगर मैं 990 में से माइनस कर लूँ, 990 माइनस 855, राइट, इनका एडिशन 855 ही आया, जो इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा गाइज 130। तो 135 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 6 ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू आपको पूछी थी गाइज वो आई 135। कोई शक, कोई डाउट किसी को भी, क्लियर है? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग बाय 1 एंड 2 क्लास, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, 1 एंड 2 मतलब ये हुआ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। तो कुछ देखो यार, कुछ पैसेंजर्स होते हैं जो फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करते हैं, कुछ होते हैं जो सेकंड क्लास से ट्रैवल करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास से ट्रैवल करने वाले जो पैसेंजर है उनके बीच का रेशियो दिया है, यानी नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास पैसेंजर एंड नंबर ऑफ सेकंड क्लास पैसेंजर, उनके बीच का रेशियो दे दिया 1:50, ये नंबर का दिया है। वेयर एज द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास फेयर बिटवीन सेम स्टेशन, मान लो अगर एक पैसेंजर ए टू बी जा रहा है फर्स्ट क्लास में, और वो और कोई पैसेंजर ए टू बी सेम स्टेशन, क्लियर बोला है क्वेश्चन ने, बिटवीन सेम स्टेशन। तो एक पैसेंजर अगर ए टू बी फर्स्ट क्लास से जा रहा है और वही कोई दूसरा पैसेंजर ए टू बी ही इन्हीं दो स्टेशन में सेकंड क्लास से जा रहा है, तो उनके बीच का जो फेयर होता है, ऑफकोर्स आपको ट्रेन का टिकट पे करना है ना, तो फेयर का रेशियो दे दिया है, फेयर फॉर फर्स्ट क्लास पैसेंजर एंड फेयर फॉर सेकंड क्लास पैसेंजर बिटवीन सेम स्टेशन, वो दे दिया है 3:1। मतलब गाइज ऑब्वियस सी बात है कि अगर 3 रुपया आपको लग रहा है फर्स्ट क्लास से जाने में बिटवीन स्टेशन ए एंड बी, तो 1 रुपया लग रहा है सेकंड क्लास से। ऑफकोर्स फर्स्ट क्लास थोड़ा महंगा होता है, सेकंड क्लास सस्ता होता है, वो एग्जैक्ट कितना है नहीं पता, बट प्रपोर्शनेटली 3:1 है, यानी जितना सेकंड क्लास का फेयर है उसका 3 टाइम्स तो फर्स्ट क्लास का फेयर है, या जितना फर्स्ट क्लास का फेयर है उसका 1/3 सेकंड क्लास है। ठीक है, नाउ गाइज नंबर ऑफ पैसेंजर का भी रेशियो कि अगर एक पैसेंजर जा रहा है फर्स्ट क्लास से तो 50 पैसेंजर सेकंड क्लास से जाते हैं। ठीक है, सो बस अब आपको नंबर भी पता है, अब आप चाहे तो इससे एक्चुअल अजम्पशन कर लो। लेट्स एज्यूम फर्स्ट क्लास से जाने वाले पैसेंजर 1 है, तो सेकंड क्लास से जाने वाले 50 हुए। गाइज मैं 1 और 50 ले रहा हूँ, आप इस रेशियो को सेटिस्फाई करते हुए कुछ भी ले रहे हो, 2 और 100 ले सकते हो, 10 और 500 ले सकते हो, बस ऐसे ही लेना जिनका रेशियो 1:50 ही आए। तो मैंने तो मान लिया कि फर्स्ट क्लास से एक पैसेंजर जा रहा है तो सेकंड क्लास से 50। यहाँ पे भी मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट क्लास का फेयर बिटवीन स्टेशन ये अगर ₹3 है पर पैसेंजर, ये फेयर क्या होता है, पर पैसेंजर, पर पैसेंजर फेयर हमेशा पर पैसेंजर होता है, तो ₹1 होगा पर पैसेंजर सेकंड क्लास का फेयर। अगेन आप इस रेशियो को सेटिस्फाई करते हुए कुछ भी ले सकते हो।
30 और 10 ले सकते हो, 300 और 100 ले सकते हो। मैंने सिंपल मान लिया 3 रुपया पर पैसेंजर अगर उसको स्टेशन A to B जाना है एक पैसेंजर को, और 1 रुपया उसी स्टेशन के बीच में, बिटवीन सेम स्टेशन, लेकिन अगर सेकंड क्लास से जाना है पर पैसेंजर का रेट हो गया। नाउ आगे क्वेश्चन बोला है इफ ऑन अ पर्टिकुलर डे ₹1325 रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पैसेंजर ट्रैवलिंग बिटवीन दी स्टेशन। तो गाइज इन स्टेशन के बीच में जाने के लिए जितने भी पैसेंजर इंटरेस्टेड थे, भले ही वो फर्स्ट क्लास से हो सेकंड क्लास से हो, टोटल जब रेवेन्यू लिया गया, टोटल जब कलेक्शन देखा गया तो 1325 कलेक्शन मिला है। गाइज ये तो क्वेश्चन बोल रहा है ना, मेरे हिसाब से टोटल कलेक्शन कितना आ रहा है देख लो। मेरे हिसाब से टोटल कलेक्शन कितना आ रहा है, फर्स्ट क्लास से एक ही बंदा जा रहा है एज पर माय अजम्पशन। मैंने इस रेशियो को सेटिस्फाई करते हुए अजम्पशन लिया, आप कुछ और लो फिर भी फाइनल आंसर मेरा आपका सेम आएगा। फर्स्ट क्लास से एक पैसेंजर जा रहा है और उसका फेयर है 3 रुपया। सेकंड क्लास से 50 पैसेंजर जा रहे हैं, उनका फेयर है 1 रुपया। तो गाइज ये बने 53 रुपीज़। 53 रुपीज़ इज द टोटल कलेक्शन अगर पैसेंजर जा रहा है फ्रॉम A to B स्टेशन, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर जिसमें फर्स्ट सेकंड दोनों आ गए। तो क्वेश्चन है क्योंकि उसी का हिंट दिया है ना, तो हमें पहले एज पर अवर अजम्पशन लॉर्ड यूनिटरी यूज करना है ना आखिरी में, तो पहले अपने अजम्पशन की दुनिया से कितना बन रहा है फेयर वो देख लो। तो क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है कि इफ ऑन अ पर्टिकुलर डे ₹1325 रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पैसेंजर, कहीं पर भी उसने फर्स्ट क्लास या सिर्फ सेकंड क्लास नहीं बोला है, फ्रॉम द पैसेंजर। तो पैसेंजर तो फर्स्ट और सेकंड दोनों के आ जाते हैं, ट्रैवलिंग बिटवीन द स्टेशन। तो एक पैसेंजर फर्स्ट क्लास से जा रहा है इनटू उसका फेयर प्लस रेवेन्यू निकालना तो ऐसे ही निकालेंगे ना, नंबर ऑफ पैसेंजर इनटू फेयर पर पैसेंजर 1 into 3, और 50 सेकंड क्लास जा रहे हैं इनटू इनका फेयर। तो मेरे हिसाब से टोटल कलेक्शन कितना बनना था, मेरे हिसाब से टोटल कलेक्शन 53 बनना था, जो क्वेश्चन के हिसाब से 1325 है। तो उसने फाइनली हमें पूछा है देन व्हाट वाज द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेकंड क्लास पैसेंजर। सिर्फ सेकंड क्लास पैसेंजर से कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ गाइस, ये टोटल कलेक्शन में देखो ये अमाउंट जो है ये फर्स्ट क्लास पैसेंजर से है ना, एक बंदा जा रहा है फर्स्ट क्लास से और उसका फेयर है 3 रुपया, और ये जो अमाउंट है ये सेकंड क्लास पैसेंजर से आया है। सेकंड क्लास में देखो 50 लोग जा रहे हैं और उसका फेयर है 1 रुपया पर पैसेंजर। तो 50 into 1 ये है अमाउंट कलेक्टेड, क्वेश्चन ने वो ही पूछा है। तो अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेकंड क्लास पैसेंजर कितना आया 50, जो एक्चुअल में कितना, अजम्पशन वर्सेस एक्चुअल यूनिटरी मेथड, ये इतना तो वो कितना, तो 53 दोनों क्लास मिला के जो टोटल रेवेन्यू है वो 1325 के बराबर है। तो सिर्फ सेकंड क्लास से जो अमाउंट कलेक्ट हुआ है 50 into 1 वो किसके बराबर, बस भाई गाइस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, 53x इज 1325 into 50। फाइनली 53 इधर डिवाइड कर लेगी तो गाइस 53 यहाँ पे 1325 को पूरी तरह डिवाइड करती है, तो 53 2s आर, फिर उसके बाद बचेगा अगर मैं 106 माइनस कर दूँ इसमें से तो बचा कितना 1325 बराबर डिवाइडेड बाय अगर मैं 53 कर लूँ तो 53 2s आर, तो ये हो गया 106। तो गाइज यहाँ बच गया 26 5। अब देख लो 53 का एग्जैक्ट कितना टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स। तो 53 का एग्जैक्ट 5 टाइम्स हो रहा है गाइज। तो एक समय मिला 25 into 5, 25 5 are 125, एक जीरो बोनस, तो 1250 इज द आंसर गाइज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कम ऑन, क्योंकि देखो अब स्नैप में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो ये छोटे मोटे जो भी कैलकुलेशन आएंगे आपको खुद करना पड़ेगा, इसलिए वो कैलकुलेशन हमने वहाँ किया, ना कि कैलकुलेटर से किया। If the selling price of a product is increased by ₹162, then the business would make a profit of 17% instead of loss of 19%. गाइज अगर मैं अपनी सेलिंग प्राइस एक्चुअल में 162 से बढ़ा दूं तो जहां मुझे 19% का लॉस होने वाला था वो सीधा 17% के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। मतलब मेरा ओवरऑल कितना पैसा मैंने बढ़ाया होगा, आप समझ रहे हो, मतलब मेरा प्रॉफिट कितने से बढ़ा, 162 से सेलिंग प्राइस बढ़ने से बस, ठीक है। जो 19% का लॉस मैं ले रहा था वो अब मैं 17% का प्रॉफिट ले रहा हूँ। गाइस इसी चीज़ को अगर और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो मान लो मेरी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ थी, पहले मैं 19% का लॉस ले रहा था, तो 19% का लॉस गाइस 100 पे अगर आप 19% अप्लाई करो 19 ही मिलेगा, ये थी मेरी पहले की सेलिंग प्राइस। अच्छा लॉस तो माइनस करते ना, माइनस का साइन भी यूज़ किया है मैंने, तो ये कितना आ जाएगा 81, ये थी मेरी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल लॉस के केस में आपको पता है, अगेन जिसको बेसिक मालूम है, जिसने फाउंडेशन देखा उसको हमेशा पता है कि प्रॉफिट लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे अप्लाई होता है। लॉस के केस में सीपी माइनस लॉस ये सेलिंग प्राइस बन जाता है, प्रॉफिट के केस में सीपी प्लस प्रॉफिट ये सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो ये पहला वाला तो लॉस का केस था। अब दूसरा वाला प्रॉफिट का केस है 17%, तो देख लो कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगी, बस इस बार प्रॉफिट हो रहा है 17%, अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ तो सेलिंग प्राइस बनी 117। गाइस दैट्स इट, 81 की सेलिंग प्राइस मैंने 117 कर दी, जस्ट मेरा 19% का लॉस 17% प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए। 19% का जो लॉस था वो 17% प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए। सो देख लो यार, अगर मेरा
81 की सेलिंग प्राइस 117 हो गई है, मतलब आप ही बता दो मैंने अपनी सेलिंग प्राइस कितने से बढ़ाई एज पर माई अजम्पशन। ये अगेन अजम्पशन की दुनिया। तो एज पर माई अजम्पशन मैंने अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ाई है 36 रुपीज से। यहाँ 19 प्लस 17 36 से। जैसे 81 रुपए में मैं पहले प्रोडक्ट बेचता था, आप देखो ना 100 रुपये का ही प्रोडक्ट है दोनों जगह। लाया था मैंने 100 रुपीज़ में कॉस्ट प्राइस, लेकिन पहले मैंने 81 में बेच दिया तो 19% लॉस हुआ। लेकिन एक दिन मैंने वही प्रोडक्ट 117 में बेचा तो 17% का प्रॉफिट हुआ। मतलब 19% के लॉस से 17% का प्रॉफिट लाने के लिए मुझे अपनी सेलिंग प्राइस कितने से बढ़ानी पड़ी? 36 रुपीज़ से। पहले 81 में बेच रहा था, अब 117 में बेच रहा हूँ, तो 36 रुपीज़ से मुझे अपनी प्राइस बढ़ानी पड़ी एज पर माई अजम्पशन। लेकिन क्वेश्चन ने वही हिंट एक्चुअल में कितनी दी है? 162। बाय इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस जस्ट बाय 162 रुपीज़, मेरा ये लॉस ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया एज पर क्वेश्चन। लेकिन एज पर माई डेटा, एज पर माई अजम्पशन, मेरा ये लॉस से ये प्रॉफिट कन्वर्ट हुआ है 36 रुपीज़ से सेलिंग प्राइस बढ़ाने से। तो मेरे अजम्पशन के हिसाब से 36 है, जो कि एक्चुअल 162 है, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस। तो अगर 36 162 है तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? 100 इज हाउ मच? यही तो होता है ना यूनिटरी मेथड, 100 इज हाउ मच। खत्म गाइस। तो 162 इंटू 100 आप करोगे, और ये जो 36 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद जो 36 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, एट द एंड इधर आके डिवाइड कर लेगा। अब 18 का टेबल अगर आपको बाय हार्ट है यार, तो 18 2 जार एंड 18 कितना हो जाएगा? ये 18 का टेबल 18 9 जार होता है 162 बराबर 18 के टेबल में, और 2 यहाँ पे डिवाइड कर लेगा फिर, तो ये हो गया 9 5 जार 450। ये रही आपकी कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर गाइस। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लो, अ पर्सन ट्रैवल्स 285 किलोमीटर इन 6 आवर्स इन 2 स्टेजेस। तो देखो एक आदमी यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस आपको दे दिया है 285 किलोमीटर, ठीक है, इन 2 स्टेजेस, और टोटल टाइम दे दिया कि इसको यहाँ पे टोटल टाइम लगा है 6 आवर्स, ठीक है। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी ही ट्रैवल्स बाय बस। तो पहला पार्ट मैं मान लेता हूँ इतना, जो कि वो बस से ट्रैवल करता है, ट्रैवल्ड बाय बस, और ट्रैवल बाय बस एट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो यहाँ स्पीड दे दी है 40 kmph। इन द सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी, देखो 2 ही फेज बोला है, तो अगर फर्स्ट फेज आपने कितना भी लिया, इतना लो इतना लो इतना लो, जितना भी लिया हो, बचा हुआ जो है वो पूरा सेकंड फेज, बचा हुआ जो है वो पूरा सेकंड फेज, जो कि उसने ट्रेन से ट्रैवल किया है बाय 55 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रैवल बाय ट्रेन? ये कितना डिस्टेंस है जो ट्रेन से ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस पूछा है इस क्वेश्चन ने। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ x बराबर, ये वाला डिस्टेंस मैं x मान लेता हूँ जो आपको क्वेश्चन ने पूछा है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 285 माइनस, क्योंकि टोटल डिस्टेंस का हिंट दे दिया ना गाइस, वही तो क्वेश्चन हलवा हो गया। टोटल डिस्टेंस अगर 285 है, उसमें से ये डिस्टेंस अगर 85 होता तो ये कितना आ जाता था? 285 माइनस 85 200। मतलब ये वाला डिस्टेंस आप वैसे ही निकालोगे ना, टोटल में से ये टुकड़ा गया, तो 285 में से x गया, ये डिस्टेंस बन गया 285 माइनस x। और ये बस से ट्रैवल कर रहा है 40 की स्पीड, ये ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है 55 की स्पीड, और दोनों में आपको पूरा डिस्टेंस कवर करने के बाद जो ओवरऑल टाइम दिया है पूरे 285 किलोमीटर इस तरह से कवर करे तो 6 घंटे में लगते। बट ये 6 घंटे भी अगर 2 टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, कुछ टाइम बस से लगा, कुछ टाइम ट्रेन से लगा, तब जाके 6 है ना। या चाहे तो आप बस मान लो, या चाहे तो आप ट्रेन मान लो। तो गाइस हो गया, अब आपके पास बस का भी पूरा डेटा है, आपके पास ट्रेन का भी पूरा डेटा है, और आपको टाइम का हिंट यूज करना है क्योंकि उसका ही हिंट दिया है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपको देखो बस का डिस्टेंस भी पता है कितना, 285 माइनस एक्स, और उसकी स्पीड भी पता है 40। आपको ट्रेन का डिस्टेंस भी पता है एक्स, और उसकी स्पीड भी पता है 55, ठीक है। तो ये जाके हुआ 6। बस यार अब 40 और 55 का कॉमन मल्टीपल होता है 440। 440 लाने के लिए यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 11 से, और यहाँ पे 8 से। तो पूरे ब्रैकेट को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे आ जाएगा 440, है ना। और यहाँ पूरे ब्रैकेट को x से मल्टीप्लाई 8 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे आ जाएगा 440। पूरे फ्रैक्शन को 11 से, तो न्यूमरेटर एक इक्वेशन है ना, तो उसको भी पूरे, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट दे दिया। 11 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 11 से, यहाँ पे 8 से ऊपर भी नीचे भी। 440 डिनोमिनेटर आ चुका है, तो डिनोमिनेटर कॉमन लेके उधर शिफ्ट कर दो, या मल्टीप्लाई एंटायर इक्वेशन बाय 440। तो यहाँ 440 मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी करो, यहाँ भी करो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 6 को 440 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लगे हाथों यार, मैं क्या कर रहा हूँ? 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 11 5 जार 55, 8 जार 88 प्लस 5 93, नाउ 22 प्लस 9 31, है ना। 55 देन 88, और देखो ये कैलकुलेशन अब आपको मनी मन
लिखना पड़ेगा। तो 9 कैरियर एंड 11 22 प्लस 9 31 माइनस 11 इंटू एक्स 11x प्लस 8x, और ये जो 440 आपने कॉमन लिया था डिनोमिनेटर, जैसे मैंने कहा लगे हाथों उसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। हो गया यार, ये हो गया माइनस 3x, माइनस 11x प्लस 8x माइनस 3x प्लस 3135, और ये हो जाएगा 0 2 6 4 24 2 कैरियर एंड 24 एंड 2 2640 हो गया। अब या माइनस 3x को इधर शिफ्ट कर दो, प्लस हो जाएगा, एंड 3135 तो एज इट इज 2640 को इधर ले लो। तो गाइज आपको 3x मिल गया। ये जो 3x है वो क्या आएगा, इनका सब्ट्रैक्शन 5 देन 9 देन 4, दैट्स इट 495, तो x आ जाएगा 165। आपको बोला था ट्रेन से कितना ट्रैवल किया, वही हमने x माना था, और वही आ गया 165 किलोमीटर। चक दे फट्टे। कम ऑन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अब एकदम हलवा क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा थॉट देना आंसर आ जाएगा। अब यही चीजें कैट में थोड़ी लेवल अप होके आती है, और यही चीजें देखो स्नैप में बड़ी इजीली आप कर सकते हो, ऐसी आई है। इफ बुक्स बॉट एट अ कॉस्ट प्राइस, एट अ प्राइस, बॉट करने की प्राइस बोलिए, बॉट करने की प्राइस यानी परचेस करने की प्राइस, उसी को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और वो कॉस्ट प्राइस उसने डायरेक्ट ना देते हुए एक रेंज में दिया है। तो बुक हम बॉट कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं इन द रेंज ऑफ 200 टू 350, ठीक है, मतलब 200 से लेकर 350 तक कोई भी एक वैल्यू हो सकती है बुक की एज अ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एज अ कॉस्ट प्राइस, एंड आर सोल्ड एट अ प्राइस। तो सेलिंग प्राइस भी गाइस क्वेश्चन ने इसी तरह रेंज में दिया है, फ्रॉम ₹300 टू 425। ये रेंज में से कोई भी सेलिंग प्राइस हो सकती है एक बुक की। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल, और ये गाइस अगेन आपको बोल दिया गया है कि बुक्स बॉट एट अ प्राइस, जो कि आपको ये मान ले रहे हैं हम पर बुक की प्राइस है इस रेंज में। तो दिस इज व्हाट कॉस्ट प्राइस पर बुक, दिस इज व्हाट सेलिंग प्राइस, मतलब अगेन क्या हो जाता है, पर बुक ही हो जाता है। ओवरऑल कॉस्ट और ऐसे वर्ड यूज करता अगर ये टोटल की होती, तो ये जब भी प्राइस वर्ड यूज करता है तो जनरली ये पर क्वांटिटी होती है। तो कॉस्ट प्राइस पर बुक इस रेंज में होगी, और बेचने का जो रेंज है वो ये होगा पर बुक का। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यार। यही चीज अगर वो बदल देता ना, स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट बोलता, तो आपकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल रिवर्स हो जाती, अपोजिट हो जाती, जो अभी हम सोचने वाले हैं उससे। उसने बोला है ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट, और प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो गाइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब ये प्रॉफिट ग्रेटेस्ट कब आएगा, जब ये डिफरेंस ग्रेटेस्ट आएगा, और ये डिफरेंस ग्रेटेस्ट कब आएगा, जब आप सेलिंग प्राइस जितनी हो सके उतनी बड़ी लो, और कॉस्ट प्राइस जितनी हो सके उतनी छोटी लो। देखो बड़े वैल्यू में से अगर आप छोटी वैल्यू माइनस करोगे आंसर बड़ा आएगा, वही अगर ये वैल्यू छोटी कर दो लेट से 90, और ये वैल्यू बहुत बढ़ा दो लेट से 60, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। कॉमन सेंस है ना, ये तो बच्चा भी जानता है कि अगर मुझे सब्ट्रैक्शन बड़ा चाहिए तो बड़े में से छोटा माइनस करो, बड़े में से छोटा। तो बड़े में से यानी सेलिंग प्राइस को जितना हो सके उतना बड़ा लो, छोटा माइनस करो यानी कॉस्ट प्राइस को जितना हो सके उतना छोटा लो। और कितना बड़ा ले सकते हैं और कितना छोटा ले सकते हैं ये तो आपको रेंज पता चली जाएगी। तो गाइज अगर मुझे ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट चाहिए तो मैं अब सेलिंग प्राइस वो लूंगा जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल हो, 425 बराबर, इस रेंज की सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू, और कॉस्ट प्राइस वो लूंगा जो सबसे छोटी पॉसिबल हो, 200। यानी दिस इज व्हाट प्रॉफिट पर बुक, ये है प्रॉफिट पर बुक, सेलिंग प्राइस पर बुक, कॉस्ट प्राइस पर बुक, तो दोनों के डिफरेंस से आपको प्रॉफिट भी क्या मिलेगा, पर बुक। तो 425 में से 200 गया, 225 तक का आप प्रॉफिट पर बुक कमा सकते हो। लेकिन उसने अगेन हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं, उसने बोला ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट दैट माइट बी मेड इफ इन सेलिंग 8 बुक्स, 8 बुक्स। तो ये तो प्रॉफिट क्या है, एक बुक का है। तो अगर आपको 8 बुक बेचनी है तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वो भी 225 इंटू 8, ये हो गया 1800। तो 1800 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। तो कॉस्ट प्राइस का रेंज, प्राइस मतलब पर बुक ये रहा, सेलिंग प्राइस का ये रहा। आपको ग्रेटेस्ट पॉसिबल अगेन प्रॉफिट बड़ा तब आएगा जब ये प्रॉफिट का फॉर्मूला जो डिफरेंस है वो बड़ा आएगा, और डिफरेंस बड़ा तब आता है गाइस जब आप बड़े में से जितना बड़ा हो सके उतने बड़े में से जितना छोटा हो सके उतना छोटा माइनस करो। तो इसलिए सेलिंग प्राइस आपने मैक्सिमम पॉसिबल ली और कॉस्ट प्राइस आपने मिनिमम पॉसिबल ली। ये मिला प्रॉफिट पर बुक इंटू 8 कर दिया, क्योंकि 8 का पूछा था। वही गाइज अगर ये वर्ड बदल देता था, स्मॉलेस्ट पॉसिबल बोल देता था, तो हम बिल्कुल उल्टा करते थे। स्मॉलेस्ट पॉसिबल में हम कोशिश करते थे कि जितने छोटे में से उतना बड़ा माइनस करें, वो भी अगर उसको प्रॉफिट ही चाहिए होता तो ऑफकोर्स हम वो कोशिश ज़रूर करते कि अगर उसको प्रॉफिट ही चाहिए तो लॉस बिल्कुल ना दे उसको।
लॉस बिल्कुल ना दे। इन दैट केस गाइज, मैं अगर इंटीजर में, वो भी ऑफकोर्स ऐसे केस में अगर स्मॉलेस्ट पॉसिबल बोलता तो बहुत सी बातें वो मेंशन करता कि उसको इंटीजर फॉर्म में ही चाहिए। अदरवाइज में तो 300 रुपये सेलिंग प्राइस में से 299.9999 माइनस, इस रेंज में कुछ भी हो सकता है ना, डेसिमल इंटीजर कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल बोलता तो डेफिनेटली वो इंटीजर वर्ड यूज़ करता। और प्रॉफिट ही चाहिए तो ऑफकोर्स आपको सेलिंग प्राइस बड़ी, कॉस्ट प्राइस छोटी रखनी होगी अगर प्रॉफिट ही चाहिए तो। बट फिर इन दैट केस में सेलिंग प्राइस 300 रखता और कॉस्ट प्राइस 299 रख लेता, इंटीजर ही चाहिए तो, है ना। डेसिमल में तो 299.9999 भी रख सकता था, बट ऑफकोर्स ऐसे केस में वो थोड़ी सी बातें एक्स्ट्रा मेंशन करता। बट अगेन वो चीज़ें तब होती जब लेवल होती है एग्जाम की। अब यहाँ पे स्नैप में ऐसे क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जहाँ डायरेक्ट थोड़ा सोचो आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम में तो टेंशन ही नहीं है, यहाँ डेसिमल एक कंसिडर करो चाहे ना करो। मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस यही आएगी, उसमें से मिनिमम कॉस्ट प्राइस यही आएगी, जो माइनस कर दो, बिल खत्म। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। An employer reduces the number of his employees in the ratio 7:5 गाइज, यानी पहले ओरिजिनली देखो आपको उसने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का जो रिडक्शन वाला रेशो दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का जो रिडक्शन वाला रेशो दिया है वो 7:5 है। इसका मतलब पता है क्या है, ओरिजिनली उसके पास अगर 7 एम्प्लॉय होते थे तो एट प्रेजेंट उसके पास 5 एम्प्लॉयज है। ये हुआ ना रिडक्शन। क्लियर वर्ड भी यूज किया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिड्यूसेस इन द रेशो 7:5, यानी ओरिजिनली अगर 7 एम्प्लॉय होते थे, इस रेशो को इस तरह से पढ़ो तो एट प्रेजेंट उसके पास 5 है, हो गया रिडक्शन 7 से 5। एंड द वेजेस इंक्रीजेस इन द रेशो 10:9, बट गाइज उनकी जो वेजेस का प्रोपोर्शन है तो वो बढ़ रहा है 10:9। मतलब एक जगह उसने कॉस्ट कटिंग करी एम्प्लॉय कम करके, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को अब एकदम सा इनसिक्योरिटी लग रही होगी ना जॉब में, तो उनको थोड़ा खुश करने के लिए जिनको उसने टिका के रखा है उनकी वेजेस बढ़ा दी। तो पहले जहां वो पर एम्प्लॉय है ना, लेट से ओरिजिनली वो पर एम्प्लॉय ₹10 देता था पर हेड, पर एम्प्लॉय को, है ना। अब वो कितनी दे रहा है एट प्रेजेंट, इंक्रीजेस देयर वेजेस इन द रेशो 10:9। अच्छा यहाँ पे रेशो थोड़ा रिवर्स हो गया है ना, यहाँ इंक्रीजेस देयर वेजेस इन द रेशो 10:9 नहीं होना चाहिए था, या 9:10 होना चाहिए, या 9:10 है गाइस। यहाँ पे एक चीज करेक्ट कर लेना, यहाँ एक चीज करेक्ट कर लेना, सिंपल सी बात है यहाँ पर अगर आप और बट यहाँ पे इंक्रीजेस देयर वेजेस बोला है ना, 10 रुपया पहले पे करता था, अब 9 रुपीज़ पे कर रहा है पर एम्प्लॉय। इंक्रीज कहाँ पे हुआ, डिक्रीज ही हुआ, बराबर। तो अगर मान लो मैं यहाँ 10:9 ना लेते हुए, यहाँ अगर मैं 10:9 ना लेते हुए 9:10 ले लूँ, तो फिर पर ऑप्शन से शायद मैच नहीं करेगा फिर। तो अब उसने बोला है आपको सिंपल की बताओ उसका जो टोटल वेजेस का बिल है, बिल, अब टोटल वेजेस बिल कैसे निकलता है। ऑफ कोर्स मैंने पहले ही बोला कि ये जो वेजेस है ये पर हेड है। एक एम्प्लॉय को हम पहले 9 रुपया दे रहे थे, अब 10 दे रहे हैं, लेट से, है ना। अभी फिलहाल इसको छोड़ो, हम पहले अगर 9 रुपया दे रहे थे पर हेड तो अभी 10 दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ तभी तो जाके इंक्रीजेस वर्ड जस्टिफाई हो रहा है। तो आप मुझे बताओ, पहले मेरे पास 7 एम्प्लॉय हुआ करते थे, उनको मैं 9 रुपया देता था तो मेरा टोटल बिल बनता था 63। आज प्रेजेंट मेरे पास 5 है और हर एक को मैं 10 रुपये दे रहा हूँ तो मेरा बिल बना 50। बट ये रेशियो गाइस 63:50 टोटल, उसने टोटल वेजेस का जो बिल बोला है वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ऑफकोर्स डिक्रीज हो रहा है, 63 से 50 हो गया, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वो यहाँ पे कहीं पर भी ऑप्शन में हमें दिख नहीं रहा। तो इन दैट केस गाइस फिर यहाँ पे रेशो तो सही है, रेशो सही है, बट उसने फिर ये वर्ड यूज गलत किया है, इंक्रीजेस नहीं चाहिए यहाँ पे डिक्रीजेस ही चाहिए। देयर वेजेस डिक्रीजेस इन द रेशो, वो कौन से एंड पे मिस्टेक हुई है आई डोंट नो, टाइपिंग एंड पे मिस्टेक हुई है या जहां से कंटेंट टीम ने क्वेश्चन उठाया वहीं से मिस्टेक हुई है, ठीक है। उस क्वेश्चन में मिस्टेक थी आई डोंट नो, बट एनीवेज आप यहाँ पे ये बात पे तो बिल्कुल ये कर सकते हो कि यार इस क्वेश्चन में 7:5 आपको दे रखा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिक्रीज रिड्यूस हो रहा है, बराबर। 7 थे अब 5 हो गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एंड देयर वेजेस डिक्रीजेस इन द रेशो 10:9, यहाँ पे वर्ड इंक्रीजेस की जगह डिक्रीजेस डाल दो। तो इसका मतलब पहले अगर मैं 10 रुपया देता था पर हेड, तो एट प्रेजेंट मैं एक एम्प्लॉय को कितना दे रहा हूँ, 9 रुपीज़ पर हेड। मतलब इस बार कंपनी एम्प्लॉयज़ के सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी को लेकर कुछ भी बॉदर नहीं कर रही, उसको कॉस्ट कटिंग ही करना है, इसलिए उसने हर केस में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी कम कर दिए,
खर्चा कम करने के लिए, और उनको जो सैलरी देता था, वेजेस देता था, वो भी कम कर दिए, बराबर। तो गाइज अब इस रेशो को सेटिस्फाई करते हुए आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने जैसे 7 और 5 ले लिया, आप 70 और 50 भी ले सकते थे। यहाँ मैंने 10 और 9 ले लिया, आप 100 और 9 भी ले सकते, 900 भी ले सकते थे। मतलब यहाँ पे 1000 और 900, 10:9 सेटिस्फाई होना चाहिए, या फिर यहाँ पे 100 और 90, बराबर 10:9। सेम यहाँ पे 7:5 सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यार अब सिंपल है, ओरिजिनली उस कंपनी के पास 7 एम्प्लॉय थे और वो ओरिजिनल वेजेस कितना पे करती थी, 10 रुपया। सो ओरिजिनल ओरिजिनल बिल, ओरिजिनल बिल कितना बनेगा मुझे बताओ। उसके पास 7 एम्प्लॉय, वो 10 रुपया पे करती थी, यानी 70 रुपया। एंड प्रेजेंट बिल कितना बनेगा, प्रेजेंट में तो उसने देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी कम कर दिए हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 5 हो चुके हैं, और अब 9 पर हेड वो दे रहा है, यानी कितना हो गया 45। जहाँ पे वो 70 रुपये देता था, अब वो मात्र 45 रुपीज़ दे रहा है। तो ये जो ओवरऑल वेजेस का जो बिल है, वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है गाइज, वो डिक्रीज हो रहा है ना। 70 रुपया कंपनी का पहले टोटल वेजेस का बिल बनता था, इतने एम्प्लॉयज और इतना पर हेड देता था। ये तो कॉमन सेंस है, उसने एम्प्लॉयज भी कम कर दिए हैं, पर हेड की सैलरी भी कम कर दी है, तो टोटल बिल डिक्रीज ही होगा। बट कितने से डिक्रीज हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है, पहले उसको 70 रुपये देना पड़ता था, अब वो 45 रुपीज़ ही दे रहा है। तो किस रेशो में डिक्रीज हुआ, जैसे एम्प्लॉय इस रेशो में रिड्यूस हुए, 7 का 5 हो गया। वेजेस इस रेशो में डिक्रीज हुआ है, 10 रुपये देता था, पर हेड 9 रुपये दे रहा है। तो टोटल वेजेस का जो बिल है वो डिक्रीज किस रेशो में हुआ है, इस रेशो में। पहले टोटल बिल 70 आता था, अब 45 आ रहा है। अगर मैं 5 से डिवाइड कर लूँ तो ये हुआ 14:9 में डिक्रीज। अब 14:9 देखो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया है, डिक्रीजेस 14:9। ओरिजिनली और एट प्रेजेंट, या प्रीवियस और एट प्रेजेंट में यहाँ पे डिक्रीज हुआ है 14:9 के फॉर्म में। पहले अगर 14 रुपये का बिल बनता था, तो अब 9 रुपये का बन रहा है, या फिर पहले 70 रुपये का बन रहा है, तो 45 का बनने लग गया। यही तो डिक्रीज हुआ ना, उसी को सिंप्लीफाइड करके ये रेशो बना। चमका गाइज, बाकी 13:9 तो नहीं है, 9:13 तो नहीं है, इंक्रीज तो वैसे हो भी नहीं रहा। और ये तो हमें अब लैंग्वेज देख के क्लियर हो रहा है कि वेजेस पर हेड भी उसने कम कर दिया है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी कम कर दिया, यानी वो पूरी तरह कॉस्ट कटिंग में है, तो ओवरऑल बिल भी उसका कम होगा। तो इंक्रीज वाले ऑप्शन तो वही कटे, डिक्रीज में ये फिट हो गया, बराबर। 13 नहीं बना, 14:9 बन गया। दैट्स इट गाइस। तो यह क्वेश्चन में बस एक मिस्टेक थी, इंक्रीजेस की जगह डिक्रीजेस वर्ड था, तब जाके वो ऑप्शन से जस्टिफाई हो रहा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट ये प्रिंसिपल के बराबर है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो यार कितना हलवा क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर है, नंबर ऑफ ईयर्स जिसको हम टी बोलते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर के बराबर है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने उसने आपको बोला है। मुझे बताओ गाइस, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, क्लियर बोल दिया ना, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर है, और प्रिंसिपल तो पी है ही, आर तो आर है ही, और टी भी मैं आर लिख सकता हूँ, यस, क्योंकि दोनों इक्वल है, अपॉन 100। खत्म, पी से पी कटा, 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 था ना, क्योंकि पी कट गया था, तो आर आपको मिल गया 10। और वही पूछा था, फाइंड द रेट परसेंट, 10% इज द आंसर। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको बोल रहा है राहुल स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 8000। तो राहुल ने जब बिजनेस स्टार्ट किया उसकी कैपिटल 8000 थी। आफ्टर 6 मंथ, तो 6 महीनों के बाद उसको ज्वाइन कर रहा है संजय विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ सम कैपिटल। अच्छा, वो सम कैपिटल कितना नहीं पता, एक्स मान लेता हूँ, लेकिन हाँ संजय स्टार्टिंग से नहीं था, वो राहुल के 6 महीने के बाद ज्वाइन हुआ। एट द एंड ऑफ ईयर ईच ऑफ देम। तो गाइज यहाँ पे पीरियड मैटर करता है, तो पीरियड यहाँ पे 1 साल यानी 12 मंथ दे रखा है। तो मुझे बताओ, राहुल इज द फाउंडर मेंबर, तो उसका तो पूरा पूरा पीरियड रहेगा 12 महीना, लेकिन संजय का जो पीरियड है वो कितना हो जाएगा, 6 मंथ। कि सर ये 6 लिखा क्या आपने, ये 6 नहीं लिखा मैंने बोला 12 महीने में से 6 महीना तो आराम किया, और हमें उसको प्रॉफिट देना होता है, उसने काम कितना किया, उतने महीनों का, उतने पीरियड का। तो काम तो उसने कितना किया, 12 में से 6 आराम किया, इसका मतलब 6 काम किया। अगर गाइज जैसे यहाँ 4 होता, तो मैं बोलता 12 में से 4 महीना तो आराम किया, 8 में यहाँ लिखता 8, 12 में से 4 गया 8, 12 में से अगर यहाँ 3 होता तो 9, 12 में से 6 गया 6, माइनस किया है मैंने, ये ना समझ लो कि मैंने ये 6 लिखा है। चलो गाइस, और आपको बोला है कि इफ एट द एंड ऑफ ईयर ईच ऑफ देम गेट्स इक्वल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी राहुल और संजय में जो प्रॉफिट बन रहा है वो 1:1 की इक्वल, मतलब 1:1 के रेशो में बढ़ रहा है। हाउ मच डिड संजय इन्वेस्ट, और यही पूछा है आपको, संजय ने कितना इन्वेस्ट किया। गाइस ये जो रेशो बना है प्रॉफिट का, वो हम कैसे निकालते हैं, चिल्लर एकदम, इन्वेस्टमेंट इनटू पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट।
तो इसने 8,000 12 महीने काम किया, इसने एक्स के इन्वेस्टमेंट के साथ सिर्फ 6 महीना काम किया, लेकिन प्रॉफिट बटा इक्वल हो गया। सो ये 6 1 जार 6 2 जार 8 इंटू 2 16,000 अपॉन एक्स, 1:1 होता है, खत्म। तो एक्स आपको मिल गया गाइस 16,000। हलवा क्वेश्चन, बेसिक प्रिंसिपल अगर पता है पार्टनरशिप के तो आंखों ही आंखों में बिना पेन पेपर उठाए आंसर आने वाला क्वेश्चन। Come on guys, now next question, A, B and C can do a piece of work in 20, 30 and 60 days respectively, यानी A 20 दिन में, ठीक है, B 30 दिन में और C जो है वो 60 दिन में काम को करता है, डेज, ठीक है। और अब इससे हम क्या करते हैं, टोटल वर्क डन एज्यूम कर लेंगे, जो कि 20 30 60 का कॉमन मल्टीपल 60 यूनिट्स हुआ। तो A को भाई 60 यूनिट बनाने के लिए 20 दिन यानी 3 यूनिट्स पर डे। इसी तरह निकालते हैं ना इफिशियंसी। अगेन यार मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक देखो, हमारे फाउंडेशन के लेक्चर देखो, जिसको ये रत्ती भर भी नहीं पता, जिन सबको आता है वो तो मुझे पता है कि पॉज करके अब तक आंसर दे भी चुके होंगे। तो 60 में से अगर 60 यूनिट बनाने के लिए 20 दिन लग रहे तो 3 यूनिट्स पर डे। ये सारी इफिशियंसी किस में आती है, यूनिट्स पर डे। 60 यूनिट बनाने के लिए 30 डेज, तो बी की इफिशियंसी 2 यूनिट हो गई और सी की इफिशियंसी 60 के लिए 60 दिन यानी 1 यूनिट पर डे। आगे क्वेश्चन आपको बोल रहा है गाइज, क्वेश्चन बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। तो इस पैटर्न में अगर वो काम करे तो बताओ कितने दिन में काम तमाम होगा। यानी कि सिर्फ ए यहाँ पे मेन वर्कर है, बट उसको थोड़ा बहुत हेल्प मिल रहा है बी और सी से, लेकिन वो भी सिर्फ थर्ड डे पे। तो मुझे बताओ गाइस, ए फर्स्ट डे पे कितना काम कर लेगा, 3 यूनिट बना लेगा, ए की इफिशियंसी में पता है। सेकंड डे पे भी कौन है, सिर्फ ए है। और थर्ड डे पे गाइज ए बी सी तीनों है, तो ये 3 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, ये 1 बनाएगा, यानी 6 यूनिट बन जाएंगे थर्ड डे पे। और वही साइकिल रिपीट होगी फोर्थ डे ऑनवर्ड वापिस। फोर्थ डे पे वापिस अकेला कौन आएगा, ए। फिफ्थ डे पे ए, सिक्स डे पे तीनों, क्योंकि हर तीसरे दिन में आफ्टर एवरी 3 डेज थर्ड डे उनको बी और सी का हेल्प मिल रहा है, तो 6 बनेंगे। तो गाइज इसका मतलब 3 दिन की जो साइकिल है, ये जो 3 डेज की साइकिल है, उसमें टोटल कितने यूनिट बन रहे हैं, 3 डेज की साइकिल में आपके टोटल यूनिट बन रहे हैं 3 + 3 + 9 12 यूनिट्स। तो हर 3 दिन की साइकिल में 12 यूनिट बन रहे हैं गाइस। तो 60 यूनिट बनाने के लिए कितनी साइकिल लगेगी, 5 साइकिल, और हर एक साइकिल 3 दिन की है, तो 5 × 3 15 डेज इज द आंसर। समझा क्या रे कम का? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ए फर्स्ट डे 3 यूनिट, बी ए सेकंड डे 3 यूनिट, ए बी सी थर्ड डे 6 यूनिट, तो 12 यूनिट बन रहे हैं हर 3 दिन में, बराबर। फिर अगले 3 दिन में भी 12, अगले 3 दिन में भी 12। हमें पता है हमें सिर्फ कहाँ तक आना है, 60 यूनिट तक आना है टोटल वर्क डन तक। तो 60 यूनिट बने मेरे। ये 12 यूनिट एक दिन का नहीं, 3 दिन की मिलाकर साइकिल है, फर्स्ट साइकिल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और हर एक साइकिल कितने दिन की है, 3 दिन, 3 दिन, 3 दिन, 3 दिन और 3 दिन। तो ये मिलाकर हो गया गाइस 15 डेज, यानी कि 60 यूनिट्स बनाने के लिए आपको 15 डेज लग रहे हैं। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 स्टूडेंट्स अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क मोर देन दी अदर। तो एक बच्चे को मान लो x मार्क्स मिले हैं, तो दूसरे बच्चे को क्वेश्चन ने क्लियर बोल दिया है उसी एग्जाम में मिले हैं 9 मार्क मोर, यानी x + 9 मार्क। तो आगे बढ़ते हैं। तो वन ऑफ देम गॉट 9 मार्क मोर देन अदर। देखो बट ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी के लिए सेंटेंस चल रहा है। वन ऑफ देम गॉट 9 मार्क मोर देन अदर एंड हीज मार्क वाज। पूरी लाइन उसी बच्चे के लिए है, उसी बच्चे के लिए जिसको 9 मार्क ज्यादा मिले। तो मेरे हिसाब से वो बच्चा कौन है, ये जिसको 9 मार्क ज्यादा मिले। तो क्वेश्चन ने उसको पहले स्टूडेंट से 9 मार्क ज्यादा तो दे दिए, और बाद में फिर उसी के मार्क की हिंट दे रहा है, कंडीशन दे रहा है, एंड हीज मार्क वाज 56% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क। सम ऑफ देयर मार्क मतलब उन दोनों का सम। दूसरा जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे के मुकाबले 9 मार्क, एक बच्चे को दूसरे बच्चे के मुकाबले 9 मार्क ज़्यादा मिले हैं, इसको अगर x मिले तो इसको 9 मार्क ज़्यादा, एंड हीज मार्क यानी उसी की बात चल रही है ना जिसको 9 मार्क ज़्यादा मिले। वन ऑफ देम जिसने 9 मार्क ज़्यादा सिक्योर्ड किए हैं गॉट 56% ऑफ दोनों का 1 + 2। तो खत्म। सेकंड मार्क, सेकंड वाले को x + 9 मिले हैं 56%, यानी 56/100 होता है, और दोनों का सम फर्स्ट को x और सेकंड को x + 9। देख लो यार, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना है 4 से तो ये 14 हुआ, ये 25 हुआ। अब 25 जो है इधर आके पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, और 14 जो है इस पूरे ब्रैकेट को x × x 2x, 2x × 14 28x, एंड 14 × 9 126 हो गया गाइज। ये इधर आके 99 हो गया, और ये इधर जाके कितना हो गया 3x। तो x आपको मिल गया 33।
एक सबको 33 मिल गया है। तो अब इन दोनों बच्चों के मार्क कितने हो गए? इन दोनों बच्चों के मार्क हो गए 33 और इसके हो गए उससे 9 मार्क मोर 42। 33 एंड 42 इज द आंसर। 33 42 का जो ग्रुप है वो कहाँ दिख रहा है आपको? सिर्फ यहाँ पे देयर मार्क। तो जिसको ज्यादा मिले वो 42 और जिसको कम मिले वो 33 है। खत्म गाइस। नेक्स्ट चलो कम ऑन। क्वेश्चन आपको बोल रहा है अ सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 815 इन 3 ईयर। मतलब देखो यार, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फंडा तो पता है ना। एक बार आप कुछ रुपीज इन्वेस्ट करते हो 10% से सिंपल इंटरेस्ट में, तो वो ही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कंटिन्यू है तो आपका हर साल क्या बढ़ता है? 10% ऑफ 1000 100 रुपया 1100 हुआ। वापिस से 10% उसी प्रिंसिपल पे अप्लाई होता है, तो हर बार 100 रुपया बढ़ते जाएगा 1200, हर बार 100 रुपया बढ़ते जाएगा 1300। तो 100 बात की एक बात, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या फॉर्म करता है अमाउंट के बीच में? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो 100 का डिफरेंस, 100 का डिफरेंस, 1000, 1100, 1200, 1300 एपी बनाता है वो। हर दो कॉन्जिगेटिव पीरियड का जो डिफरेंस है अमाउंट का वो सेम होता है। देखो इन दोनों का अमाउंट 100, इन दोनों का अमाउंट 100, इन दोनों का अमाउंट 100 है ना। ये दोनों अमाउंट का डिफरेंस देखो ना, इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस 100, डिफरेंस 100, डिफरेंस 100। यहाँ पर और मैं ले लूँ, अगले साल भी 100 रुपया बढ़ के 1400। हर दो कॉन्जिगेटिव अमाउंट का डिफरेंस 100 100 100। या फिर आप बोल सकते हो हर पिछले से 100 ज़्यादा अगला है, इससे 100 ज़्यादा नेक्स्ट है, इससे 100 ज़्यादा नेक्स्ट है एंड सो ऑन। तो गाइज फर्स्ट ईयर कितना, और पहला प्रिंसिपल कितना नहीं मालूम, फर्स्ट ईयर का नहीं मालूम, सेकेंड ईयर का नहीं मालूम, थर्ड ईयर में उसको 815 अमाउंट मिला है 815, और फोर्थ ईयर में उसका जो अमाउंट है वो 854 हो गया। और मैंने वही तो बोला है, हर कॉन्जिगेटिव पीरियड का जो डिफरेंस है वो कंटिन्यू रहेगा। ये इससे देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? ये हो गया 35 + 4 39। तो अब ये 39 39 का डिफरेंस चलने दो। और ये भी आपने पैटर्न देखा है कि इंटरेस्ट हमेशा आपके पैसों को बढ़ाता है ना, तो हर अगले पीरियड का ज़्यादा रहेगा पिछले से। तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा था इससे, अब ये ज़्यादा रहेगा इससे, बट कितने से? सेम डिफरेंस। अगर 39 का डिफरेंस आया है तो इनके बीच में भी 39 का डिफरेंस चाहिए। तो 815 से 39 कम ये कर दो बराबर, और वापिस इससे 39 कम ये कर दो, और वापिस इससे 39 कम ये कर दो। या फिर आप बोलो कि 815 से 3 बार 39 कम करके आपको यहाँ प्रिंसिपल मिल जाएगा। और वही क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द सम। वही बोल रहा है ना कि अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट हमने इन्वेस्ट किया है, और वो सम ऑफ मनी को ही हम प्रिंसिपल बोलते हैं। उसका विच अमाउंट टू, सिंपल इंटरेस्ट का हिंट दे दिया जिससे हमें ये पैटर्न क्लिक हो गया कि यहाँ पे हर दो अमाउंट के बीच का डिफरेंस सेम है। अमाउंट बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, लेकिन एक फिक्स डिफरेंस है। तो अगर हमें उसके थर्ड ईयर का अमाउंट और फोर्थ ईयर का अमाउंट पता है जो कि डिफरेंस 39 है, अब इसमें से 39 माइनस कर लोगे। तो 39 माइनस करने के बाद आपको कितना मिला? 6, और ये मिला 7 एंड 7 776। अब इसमें से अगर मैं 39 माइनस कर लूँ तो आपको मिल गया यहाँ पे 737, और इसमें से अगर मैं 39 माइनस कर लूँ तो आपको मिल जाएगा 698। दैट्स इट गाइस। तो 698 इज द आंसर। मतलब उसने 698 इन्वेस्ट किया था। फर्स्ट ईयर आपका इंटरेस्ट 39 से बढ़ के इतना हुआ, सेकंड ईयर बढ़ के इतना हुआ, थर्ड ईयर बढ़ के इतना हुआ, फोर्थ ईयर बढ़ के इतना हुआ। यानी फिक्स डिफरेंस से देखो इंटरेस्ट बढ़ रहा है और अमाउंट बढ़ते बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा लॉजिक यूज हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंपल इंटरेस्ट का वर्ड, जो कि हमेशा क्या फॉर्म करता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी फिक्स डिफरेंस वाली सीक्वेंस, वो भी इंक्रीजिंग डिफरेंस यहाँ पे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा पैसा बढ़ाता है। कम ऑन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹13,900। तो कितना पैसा इन्वेस्ट किया उसने? इन्वेस्टेड यानी टोटल प्रिंसिपल है, ये टोटल प्रिंसिपल है 13,900 डिवाइडेड इन टू डिफरेंट स्कीम, स्कीम ए और स्कीम बी। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि 13,900 एक ही स्कीम में डाल दिया, इसका कुछ हिस्सा ए में डाला कुछ बी में डाला, किस में कितना डाला फिलहाल नहीं पता। ठीक है, तो स्कीम ए एंड बी एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% एंड 11%। यानी ए की पहले बात करी है तो उसमें 14% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बी की बाद में बात करिए तो यहाँ 11% है रेट ऑफ इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर, यहाँ पे टोटल पीरियड दे दिया है 2 साल, इज ₹3508। यानी गाइस क्वेश्चन ने यहाँ बेहतरीन हिंट दिया है टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट मतलब क्या? दोनों स्कीम को मिलाकर, इन दोनों स्कीम को मिलाकर जो टोटल इंटरेस्ट हो रहा है वो 3508 हो रहा है। सो व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी? तो स्कीम बी में उसने कितना इन्वेस्ट किया है। तो गाइज आप चाहे तो यहाँ एक्स लेके यहाँ बचा हुआ ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट बी पूछा है तो यहाँ एक्स लेके यहाँ बचा हुआ ले सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, मतलब अगर आपको यहाँ लग रहा है कि सर एक काम कर लो ना,
यहाँ ले लो कि इसने यहाँ पे प्रिंसिपल जो है इस स्कीम में वो x है, क्योंकि इसी का पूछा है हमें स्कीम बी का। तो यहाँ कितना हो जाएगा, आपको मालूम है ना, टोटल उसने 13,900 डाला है। तो अगर इसमें 900 डाला होगा तो यहाँ पे आप कितना निकालोगे, 13,900 माइनस 900। यहाँ जितना डाला है उतना हटा दो, बचा हुआ यहाँ अगर 10,000 डाला होगा तो 13,900 में से 10,000 गए, 3,900 यहाँ। तो सेम यहाँ x डाला है तो 13,900 में से x गए, 13,900 इंटू एक्स। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर ये बहुत बड़ा, सॉरी 13,900 माइनस एक्स, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर फिर उसको हम 14 इंटू टू इतना सब मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो ये बड़ा नंबर है ये छोटा है, तो यहाँ पे आप x ले लो और यहाँ 13,900 माइनस एक्स ले लो तो भी चलेगा। लेकिन इतना याद रहे कि अगर आप यहाँ x ले रहे हो तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया x का वही आपका फाइनल आंसर है, उसने b का ही पूछा है। लेकिन अगर आप यहाँ x ले रहे हो तो सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा x का अंधाधुंध उस पर टिक मत करना, क्योंकि वो तो प्रिंसिपल रहेगा a का। आपको b पूछा है तो b का प्रिंसिपल क्या आएगा, टोटल मैंने इन्वेस्ट किया था 13,900, उसमें से x मैंने यहाँ डाला, बचा हुआ यहाँ पे, तो 13,900 में से x हटा देना, बचा हुआ सब यहाँ। ठीक है, तो जो भी x आएगा वो अब यहाँ पे माइनस जरूर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको देखो यार कैलकुलेशन करना है। तो जब आपको पता है प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट का हिंट है, टोटल इंटरेस्ट आपको 3508 दिया है, बराबर। सिंपल इंटरेस्ट में आपको फॉर्मूला पता ही है, PRT अपॉन 100। तो यार ये R और T जो हो जाएगा ना, R और T 11 इंटू टू जब मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट को तो थोड़ा छोटा नंबर है, लेकिन वही 14 इंटू टू 28 बड़ा नंबर आएगा, इसलिए मैंने जानबूझकर ये इतना मल्टीप्लीकेशन वहाँ कर दिया। बाकी आपकी मर्जी, आंसर फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ डायरेक्ट एक्स ले रहे हो या 13,900 माइनस एक्स लोगे तो जो एक्स वही आंसर आएगा। अगर आप यहाँ एक्स लेके यहाँ ले रहे हो रिमेनिंग, तो जो एक्स आएगा वो इसमें से हटा देना, सेम आंसर मिलेगा। और टोटल इंटरेस्ट मतलब आप बोल ही सकते हो कि यार यहाँ कुछ इंटरेस्ट मुझे स्कीम ए से मिला, कुछ स्कीम बी से मिला, तब जाके इतना हुआ, खत्म यार। अब स्कीम ए का भी आपको प्रिंसिपल आर और टी पता है, स्कीम बी का भी प्रिंसिपल आर और टी पता है, पीरियड तो दोनों में सेम ही है 2 साल। तो वैल्यूज रख दो अब सीधा यहाँ पे, प्रिंसिपल कितना एम है, एक्स इंटू 14 इंटू टू अपॉन 100, यहाँ पे 13,900 माइनस एक्स इंटू 11 इंटू टू अपॉन 100। हाँ, आप ये मल्टीप्लीकेशन को थोड़ा और छोटा करना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, 2 से यहाँ डिवाइड कर दो, 2 से यहाँ डिवाइड कर दो, बराबर। तो ये हुआ 14x लगे हाथ। तो अब 11 से मल्टीप्लाई कर लो तो 0 0 9 9 कैरियर, 33 एंड 9 42, 4 कैरियर, 11 एंड 4 15, बराबर माइनस 11 इंटू एक्स, क्योंकि आपने 2 को तो सेटल कर दिया। और ये डिनोमिनेटर जो कॉमन है 50 है ना, उस लगे हाथों देखो दोनों का डिनोमिनेटर अभी भी 50 है, तो लगे हाथों 50 या डिवाइड कर रहा है, जो आप कॉमन डिनोमिनेटर 50 लोगे वो उधर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 40 25, तो इतना हो गया, बराबर है ना। 50 से आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपको मिला यस। तो अब देख लो 14x माइनस 11x 3x 3x, और ये 152,900 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 0 0 5 देन 2 देन 2 22,500। तो x कितना हो गया गाइस, x हो गया 7500। लेकिन ऑप्शन में 7500 मत ढूंढो, हालांकि है आपको बताइए एक्स स्कीम ए का आया है 7500, तो स्कीम बी का कितना आएगा, 13,900 में से 7500 गया। अब देख लो 0 0 4 एंड 60, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। तो हड़बड़ी में स्टूडेंट इस पे टिक ना कर दे। और वही अगर पता है आप यहाँ एक्स लेकर यहाँ 13,900 माइनस एक्स लेते तो वो कैलकुलेशन के बाद जो एक्स आता ना वो डायरेक्ट 6400 ही आता। कम का गाइस, तो बी का पूछा था, आंसर आपका आ गया। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको बोल रहा है यहाँ पे, इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ अ क्रिकेट गेम द रन रेट वाज 3.2। रन रेट मतलब क्या होता है, ये एवरेज रन पर, ये जो रन रेट होता है ना यार, अब जो क्रिकेट जानते हैं वो इस बात को मानते हैं, जो नहीं जानते वो याद रखो। रन रेट मतलब रन्स पर ओवर, एवरेज रन्स पर ओवर, ठीक है। इट्स सिंपली व्हाट, एवरेज रन्स पर ओवर। तो उसने बोला है कि पहले 10 ओवर में, पहले 10 ओवर्स में जो एवरेज था वो कितना था, 3.2। पहले 10 ओवर का एवरेज था 3.2, तो मैं पहले 10 ओवर का रन्स निकाल सकता हूँ, सिंपल बात है ना। ये एवरेज अगर आपका 3.2 है, टोटल नंबर ऑफ ओवर 10 है, तो ये टोटल स्कोर में निकाल सकता हूँ। 10 ओवर का कैसे निकालोगे, 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो 3.2 इंटू 10,
32 रन, यानी 32 रन आपके अब तक बन चुके हैं। 32 रन बन चुके हैं। बस उसने डायरेक्ट ये बात सीधा ना बोलते हुए घुमा कर दी है कि 10 ओवर का रन्स पर ओवर इतना है, रन रेट यानी रन्स पर ओवर इतना है, तो रन्स पर ओवर 3.2 है, तो 10 ओवर का कितना, इंटू 10 कर लो, कॉमन सेंस 32 रन हो गए। व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर, तो देख लो यार, पहले 10 ओवर्स में उसका रन बन चुके हैं 32, अगले 40 ओवर बचे हैं, यानी ये तो इतना क्लियर हो गया कि 50 ओवर की मैच है, क्योंकि रिमेनिंग 40 ओवर बोला है, 10 तो हो चुके हैं, रिमेनिंग 40 यानी 50 ओवर टू रीच द टारगेट ऑफ 282। तो टोटल टारगेट जो है ना गाइस, टोटल टारगेट जो है वो है 282। तो 282 में से 32 बन चुका है, मतलब अब यहाँ कितना बनाना है, 282 में से 32 बन चुका है, तो लास्ट 40 ओवर में मुझे 250 बनाने हैं। तो 250 अगर 40 ओवर में बनाने हैं, तो वो बोल रहा है आपका एवरेज रन रेट क्या होना चाहिए। एवरेज रन रेट मतलब ही क्या, एवरेज रन्स पर ओवर। तो यार सिंपल है, तो यहाँ पे जो उसने मुझे रन रेट बोला है फॉर रिमेनिंग 40 ओवर्स, तो कैसे निकालूंगा, रिमेनिंग 40 ओवर्स में 250 रन चाहिए, 250 रन इन रिमेनिंग 40 ओवर्स। और रन रेट मैंने आपको पहले ही बोला है पर ओवर, इसलिए डिवाइडेड बाय मैंने नंबर ऑफ रिमेनिंग ओवर्स कर दिया, तो ये हो गया 6.25। दैट्स इट गाइस, 6.25 इज द आंसर। एकदम हलवा बोनस क्वेश्चन था। बस मैं ये अजम्पशन में हूँ कि कोई बच्चे बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं देखते होंगे, तो उनके लिए हमने ये ले लिया है। ऐसे बधाई हो, इंडियन वीमेंस टीम वर्ल्ड कप जीत चुकी है, ठीक है, तो बढ़िया न्यूज़ है ये। तो रन रेट आपको मिल गया है, एवरेज रन्स पर ओवर, ये इस तरह से, पहले 10 ओवर का रन रेट पता था तो स्कोर मिल गया। अब 282 का आपके पास टोटल टारगेट है, उसमें से 32 रन बन चुके हैं 10 में, तो रिमेनिंग 40 में अभी भी कितने चाहिए, जीतना है तो 250। 250 अगर डिवाइडेड बाय 40 कर लूँ, तो आपको हर ओवर में 6.25 का एवरेज रन चाहिए। कम ऑन गाइज, ये देखेंगे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज द सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। अब वो यार सिंपल बोल रहा है, मैं मान ले रहा हूँ टोटल कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल अगर मैं 25 रुपीज़ लूँ या 20 रुपीज़ ले लूँ, कितना ले लूँ, 25 ले लूँ, 20 ले लो, जो भी ले लो, तो अगर मैं आपको यहाँ मान लूँ कि मैं टोटल जो कॉस्ट प्राइस है ना पर आर्टिकल वो 20 रुपीज़ ले रहा हूँ, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा पर आर्टिकल, सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल, अब वो बात सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल अगर मुझे निकालना है, तो उसके लिए पहले और क्वेश्चन की बात देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इफ द प्रॉफिट इज 25% द वैल्यू ऑफ एक्सिस। तो गाइज मुझे बताओ यहाँ टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट अगर मैं 20 आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो एक आर्टिकल अगर 20 रुपये का, तो 20 आर्टिकल मिला के 400 रुपया, और क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 20 आर्टिकल की कॉस्ट है वही एक्स आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है, यानी यहाँ टोटल सेलिंग प्राइस भी मुझे कितना लेना होगा, 400। लेकिन क्वेश्चन ने ये तक बोल दिया है कि प्रॉफिट परसेंट इज 25%, यानी 20 रुपये की चीज़ मैं 25% प्रॉफिट के साथ बेच रहा हूँ। यानी आपको अगर सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल निकालना है, देखो सेलिंग प्राइस इज व्हाट, सम परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये भी हमने सीखा था। तो यहाँ पे सम परसेंट मतलब क्या होता है, अगर प्रॉफिट का केस है तो 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट, तो क्योंकि प्रॉफिट हमेशा आपके पैसों को बढ़ाता है, तो यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल की ले रहा हूँ, तो यहाँ मुझे सेलिंग प्राइस भी क्या मिलेगी, पर आर्टिकल की। तो सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट, यानी 125%, 100 प्लस 25, प्रॉफिट आपको 25% दिया है, तो सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल इज 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल 20 है, देख लो 21,000, 25,000, 5, 25,000, तो सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल आपको मिल गया है 25 रुपया। और अगर सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल 25 रुपीज़ है और क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपका 20 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 20, तो 20 आर्टिकल का मिला के 400, और जो आपका 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वही सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल है, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। तो एक आर्टिकल अगर 25 का, तो एक्स आर्टिकल का मिला के टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी बताओ, टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगी 25 इंटू एक्स, और ये टोटल सेलिंग प्राइस क्वेश्चन ने आपको बोल दी है ना 400, तो एक्स कितना गाइस, ये 25 इधर आके डिवाइड कर लेगा, एक्स आपको मिला, एक्स आपको मिला 16। मतलब आप इसको बहुत ही जनरल अपने मन से वैल्यूज लेके सॉल्व कर सकते थे। मैंने 20 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस एजम्पशन किया है, आप 20 की जगह 100 भी ले सकते थे, 200 ले सकते थे, 50 ले सकते थे, आपकी मर्जी।
मैंने ऐसी वैल्यू ली जिसका 25% लेना ईजी है, तो आप 100 भी ले सकते थे। मुझे 20 का भी 25% लेना आसान है। 25% मतलब क्या, 1/4, तो 20 का 1/4 कितना होता है, 5। उतने से उसने प्रॉफिट बढ़ा दिया, तो 20 और 5 25, देखो वैसे भी 25 है। अगर इतना सब आप ना भी करो तो मन ही मन जिसको परसेंटेज पता है उसको मालूम है कि प्रॉफिट हमेशा क्या करता है, आपकी कॉस्ट को बढ़ाता है। कितने से, 25% से, यानी 1/4। 25% यानी 1/4 से, तो 20 रुपए का 1/4 5 रुपये होता है, तो 20 ये 5 रुपये से बढ़ गया, तो 20 ये 5 रुपये से बढ़ के 25 हो। प्रॉफिट परसेंट हमेशा सेम क्वांटिटी पे अप्लाई होता है ना, तो कॉस्ट प्राइस अगर आप एक आर्टिकल की ले रहे हो तो सेलिंग प्राइस भी एक आर्टिकल की ले रहे हो, फिर उसमें प्रॉफिट परसेंट अप्लाई करना ये वैलिड है। अदरवाइज आप कॉस्ट प्राइस 20 आर्टिकल की ले रहे हो, सेलिंग प्राइस 100 आर्टिकल की ले रहे हो, यहाँ पे फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए मैंने पहले जो प्रॉफिट परसेंट दिया है वो सेम क्वांटिटी वाले वैल्यू पे अप्लाई किया। कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल की दी थी, तो सेलिंग प्राइस भी एक आर्टिकल, क्वांटिटी सेम है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट बोला है, 25% बढ़ाकर 25 रुपया हुआ। अब उसने बोला कि ये तो एक आर्टिकल की हुआ कॉस्ट प्राइस, 20 आर्टिकल की मिला के कितना होगा, 20 × 20 400, और ये जो 20 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है वही एक्स आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है। तो एक्स आर्टिकल की सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालोगे, यानी टोटल सेलिंग प्राइस, एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस जो हम 25 निकाल चुके हैं प्रॉफिट परसेंट ऐड करने के बाद, इंटू एक्स आर्टिकल। और ये कितनी हमें पता है, ये उतनी ही है जितनी 20 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस, यानी 400, तो एक्स आपको मिला 16। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन आपने देखा ना, ये स्नैप पीवाईक्यू रह चुका है, 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 ठीक है। इनफैक्ट ये भी स्नैप, हाँ 11 ऑनवर्ड जो है ना वो स्नैप पीवाईक्यू रह चुका है। एक टाइम एंड वर्क, हाँ टाइम एंड वर्क, ये भी स्नैप पीवाईक्यू रह चुका है। इनफैक्ट 1 to 9 आप देखो तो स्नैप लेवल के थे, बट स्नैप पीवाईक्यू नहीं। बट ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना 10 ऑनवर्ड्स, वो सारे स्नैप पीवाईक्यूज है, ठीक है। तो गाइज ये रहा एक और क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपने अरिथमेटिक के मेजोरिटी क्वेश्चन देख लिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये आ गया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 मैन एंड 6 वीमेन, तो आपके पास मेन है 7 एंड वीमेन है 6। 5 पर्सन्स आर टू बी सिलेक्टेड, हमने 5 लोगों को सिलेक्ट किया टू फॉर्म ए कमिटी सो दैट एटलीस्ट 3 मेन आर देयर ऑन द कमिटी। तो देखो हमें 5 लोगों की कमिटी बनानी है, सो दैट एटलीस्ट 3 मैन चाहिए। अब ये चीज़ें भी हम अपने फाउंडेशन में मतलब सीख चुके हैं, और सेम अपने बैचेस में। तो 7 मेन एंड 6 वीमेन के ग्रुप में आपको ऐसे लोगों की कितनी, 5 लोगों की कमिटी बनानी है, बट उसमें एटलीस्ट 3 मेन चाहिए। सो इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू, ये प्योर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हुआ जहाँ सिलेक्शन करना है। बट सिलेक्शन भी अगर एटलीस्ट में है तो अलग अलग केसेस बनेंगी। टोटल 5 का हिसाब चाहिए, उसमें बोला एटलीस्ट 3 मैन। अब एटलीस्ट 3 मतलब क्या होता है, 3 भी चलेगा, उससे ज़्यादा भी चलेगा। तो देखो 3 मैन चलेंगे, या फिर और 4 मैन भी चलेंगे, और मतलब हमेशा प्लस होता है, 5 मैन भी चलेंगे, बराबर। अब मुझे बताओ, अगर आपको क्वेश्चन ने 5 मेन, हालांकि आपके पास मेन तो 7 तक है यार, 7 मेन है, लेकिन उसने मैक्सिमम कमिटी 5 लोगों की बोली है। तो अगर मैक्सिमम कमिटी 5 लोगों की बोली तो 5 के ऊपर तो आपको जाना ही नहीं है। तो उसमें एटलीस्ट 3 मैन में आपको एक कंडीशन तो ये बनती है कि आप 3 मैन ले सकते हो, या फिर और मतलब हमेशा क्या होता है, प्लस 4 मैन ले सकते हो, या फिर पांचों की पांचों मैन ले सकते हो। मुझे बताओ, जब पांचों की पांचों मैन ले लिए तो आपकी कमेटी तो बन गई, लेकिन एक केस में जब आपने 4 मैन लिए तो अभी भी टोटल हिसाब तो 5 का ही देना है ना, तो बचा हुआ एक का क्या लोगे आप, वुमन। तो जब तक आपके पास 5 का हिसाब नहीं बन रहा है तो विद इन द ब्रैकेट आप क्या बोल रहे हो, 4 मेन एंड 1 वुमन, 1 वुमन एंड बोलकर आपने। क्योंकि पीएनसी में आपको ये पता चाहिए कि जब जब सिचुएशन के बीच में और आता है आप एडिशन करते हो, और एंड आता है तो आप मल्टीप्लीकेशन करते हो, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 मेन बोला है, तो 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा। वैसे तो हमारे पास 7 तक है, बट 5 की कमिटी बनानी, तो इसके बियॉन्ड जाना नहीं। यहाँ 5 का हिसाब हो गया, ये ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ अभी भी 4 मेन बोल रहे हो, तो बची हुई एक क्या लोगे, 1 वुमन। तो 4 मेन एंड 1 वुमन, और जहाँ पे जब तक 5 का हिसाब नहीं दे रहे हो, 5 का हिसाब नहीं मिल रहा है, ब्रैकेट में एंड आ रहा है, और एंड यानी मल्टीप्लीकेशन। जहां 5 का हिसाब बन के अलग केस बन रही है उसको आप और से सेपरेट कर रहे हो, और यानी एडिशन, ठीक है। अगेन यहां पे आप बोल रहे हो 3 मेन, अभी भी 5 का हिसाब बना नहीं, इसलिए एंड 2 वीमेन, बस गाइज। और ये कॉम्बिनेशन है, 3 मेन लेना है 7 में से, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन, अभी मैंने कहा 2 वीमेन लेना है 6 में से, और यानी प्लस, अगेन 5 में से 4 एंड 6 में से 1, अगेन 5 में से 5, सॉरी 5 नहीं 7 में से, मेन तो आपके पास 7 है ना, तो 7 में से 3 और बचे हुए 6 में से 2।
7 में से 4 और बचे हुए 6 में से 1 एंड 7 में से 5। फिनिश गाइस। अब देखो 7 में से 3 यानी 7 का डिसेंडिंग में 3 टाइम्स अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 का डिसेंडिंग में 2 टाइम्स अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये हुआ फर्स्ट, बस सॉल्व करना है अब। 7 6 5 4, हालांकि आप उसको 7C3 भी लिख सकते हो, जो PNC को जानता है उसको मालूम है। यहाँ पर भी आप 7C5 की जगह 7C2 भी लिख सकते हो, या फिर सेम जो अपना है 7 का 5 बार डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, आंसर सेम ही आएगा। जिसको PNC का बेसिक नहीं पता प्लीज फाउंडेशन देख लो। तो यार ये देख लो, ये हुआ 7 5 35 एंड 15, 3 इंटू 2 से 6 से 6 कटा ना, 7 इंटू 5 35 और 15 ये पहले ब्रैकेट में। देन अगेन देखो 4 से 4 कटा, 3 इंटू 2 6 कटा, तो ये फिर से आपको मिला 7 इंटू 5 35 इंटू 6। और इस ब्रैकेट में देखो 5 4 3 5 4 3 और 2 ने 6 को डिवाइड कर दिया, तो 7 इंटू 3 21, बस ये ब्रैकेट में तो 21 आया। देख लो यार फाइनल आंसर में अब क्या मिलेगा, 15 5 7 कैरियर 45 एंड 7 525 प्लस 35 इंटू 6 ये मिला 210 प्लस 21 तीसरे ब्रैकेट, 5 और 1 6, 2 3 और 2 5, 756। 756 इज द राइट आंसर गाइस। देख लो कहीं भी दिक्कत है तो पूछो। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। अब ये एक क्वेश्चन है जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप इसको ट्राई जरूर करना, और जिसका आंसर आ जाए वो बेशक मुझे बताना। जिस भी स्टूडेंट का आंसर आ जाए वो बेशक कमेंट करना ये क्वेश्चन को, बट नहीं भी आने पे टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, इसलिए मैं पहले क्या करूँगा ना, नेक्स्ट क्लास में एक ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक होता है, sin 30 cos 30, sin थीटा cos थीटा कैसे निकाला जाता है, tan थीटा क्या होता है कैसे निकाला जाता है, वो बताकर फिर ये क्वेश्चन को बताऊंगा। इसलिए अगेन जिसको पता है जो हमारी बैचेस में, वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर लेना, आंसर कमेंट करना। और जिसको नहीं भी पता टेंशन नहीं लेना है, इसको मैं एज इट इज़ नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाला हूँ। स्नैप की भी आपको यूट्यूब पे मेरी 2 क्लासेस मिलेगी, बाकी फैकल्टीज़ की भी मिलेगी, तो उस अपने सेकंड क्लास में मैं इसको कवर करूँगा। दैट्स इट गाइज, थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय, एंजॉय, गुड डे, टेक केयर, बाय गाइज।